तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस को मजबूत करने के लिए भारत की तरफ से लगातार एक के बाद एक डीलों को अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे ही डील के अंतर्गत हाल ही में सीसीएस की तरफ से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को एएमसीआई एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए करीबन 15,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया गया है। लेकिन दोस्तों अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड असल में इससे भी एक बड़े डील की तरफ अपना नजर गड़ाए बैठा हुआ है और दोस्तों ये डील करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जल्द ही इंडियन फार्म्स के साथ तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों के पार्ट्स और सब सिस्टमों को लेके इस मेगा डील के ऊपर हस्ताक्षर कर सकता है। मतलब जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करीबन 70,000 करोड़ रुपए के डील के ऊपर हस्ताक्षर करेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो डील है ये असल में जो 83 तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों का ऑर्डर है उसके अंतर्गत नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 97 तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा उसके अंतर्गत होगा। और 70,000 करोड़ या फिर कहे तो $8.5 बिलियन का ये जो मेगा डील है ये केवल मात्र इंडियन वेंडर मतलब इंडिया के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ ही अंजाम दिया जाएगा और ये सभी कंपनी असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों के थर्ड पार्टी सप्लायर्स के रूप में जुड़ेगा, जो कि कई तरीके के सिस्टम्स और सब सिस्टमों को मैन्युफैक्चर करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सप्लाई करेगा। दोस्तों इस तरीके के समझौते से असल में भारत के अंदर जो एरोस्पेस सेक्टर है उसमें भारत और आत्मनिर्भर होगा और साथ ही साथ तेजस Mark 1A जैसे एयरक्राफ्टों के जो नेक्स्ट बैच है वो और अधिक इंडिजीनियस होगा। आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कौन कौन से कंपनी के साथ ऐसे समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया जा सकता है उसका भी एक विवरण आ चुका है, जिनमें सबसे पहला नाम स्टेट ओन नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी का आ रहा है, जबकि इसके अलावा डायनामिक टेक्नोलॉजी, वीएम टेक्नोलॉजी, LNT जैसे कंपनी, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और कुछ अन्य कंपनियों का भी नाम सामने आ रहा है। और दोस्तों ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी तेजस एयरक्राफ्टों के सप्लाई चेन के साथ जुड़ा हुआ है और आप लोगों को बता दूं कि लंबे समय से इन कंपनियों के द्वारा डिफेंस सेक्टर में कई सारे अलग अलग प्रोजेक्टों में भी काम किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये समझौता तभी करेगा जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 97 एडिशनल तेजस एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को कंफर्म किया जाएगा। फिलहाल रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के बीच में साल 2021 में हस्ताक्षर हुआ 83 एयरक्राफ्टों के डील के बाद और 97 एडिशनल एयरक्राफ्टों को लेकर भी चर्चा किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े से पुराने हो चुके कुछ और एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना चाहता है। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि साल 2001 में जो तेजस एयरक्राफ्टों के डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था उसके अंतर्गत जो 73 तेजस Mark 1A एयरक्राफ्ट है उसका पहला बैच का डिलीवरी असल में कुछ ही दिनों के अंदर मतलब मार्च महीने के अंत से पहले किया जाना है, जबकि इन सभी एयरक्राफ्ट मतलब 83 एयरक्राफ्टों का जो डिलीवरी है वो असल में साल 2028 तक इंडियन एयरफोर्स को समाप्त किया जाएगा। हालांकि एडिशनल एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी तेज रफ्तार करना चाहता है और करीब करीब सालाना 30 एयरक्राफ्टों के दर पे इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करके 5 से 7 साल के अंदर सभी के सभी एयरक्राफ्टों को डिलीवर करना चाहता है। वही पे दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि कई सारे और भी देश है जो कि भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को लेके अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और इन कारणों की वजह से भी तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को तेज रफ्तार करना पड़ेगा, तभी भारत के जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पैरेलली एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी समय पे पूरा किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों 97 एडिशनल तेजस एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के साथ जहां पे इंडियन एयरफोर्स और अधिक आत्मनिर्भर होगा तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के सब सिस्टम्स और सिस्टम्स के सप्लाई को लेके अगर भारतीय कंपनियों के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का समझौता होता है तो इससे फॉरेन कंपनियों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो भी घटेगा। और दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी एडिशनल 97 तेजस एयरक्राफ्टों के डील के पक्ष में है और इसे देखते हुए यही लग रहा है कि इस साल के अंत से पहले शायद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में एडिशनल तेजस एयरक्राफ्टों को लेके डील के ऊपर भी हस्ताक्षर हो जाए। जबकि एक्सपोर्ट ऑर्डर को अगर देखा जाए तो संभावनाएं काफी अधिक है कि फिलीपींस जैसे देश और कुछ अन्य देश जैसे कि इंडोनेशिया भारत से इन एयरक्राफ्टों को खरीदे, जबकि दूसरी तरफ इजिप्ट और कुछ अन्य देशों के साथ भी भारत इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को लेकर चर्चा कर रहा है। हालांकि अर्मेनिया की तरफ से भी भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने का संभावनाएं काफी अधिक है, क्योंकि अजरबैजान की तरफ से JF-17 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर बातों को रखा जा रहा है और ऐसे में अगर अर्मेनिया को JF-17 को काउंटर करना है तो तेजस जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदना अवश्य होगा। और ऐसे में दोस्तों आशा किया जा रहा है कि काफी अच्छे खासे अमाउंट में भारत को तेजस एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे तेजस एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने को लेकर भारत की तरफ से जोर शोर से तैयारी किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों को और अधिक इंडिजीनियस किया जा रहा है, तो वहीं पे हाल ही में रशिया की तरफ से भारत के सामने एक और बड़ा ऑफर रख दिया गया है। दोस्तों ये ऑफर एक ऐसा ऑफर
है जो कि पावर सेक्टर में एक रेवोल्यूशन ला सकता है और भारत को एनर्जी के मामले में और अधिक आत्मनिर्भर कर सकता है। बेसिकली रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि रशिया के द्वारा भारत के सामने एडवांस स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑफर के तहत रखा गया है जो कि भारत के लिए क्लीन एनर्जी का विकल्प होगा। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण किस तरीके से भारत को बड़े मात्रा में एनर्जी का रिक्वायरमेंट है और ऐसे एनर्जी को पूरा करने के लिए अगर कोयले से चलने वाले प्लांटों के ऊपर निर्भर किया जाता है तो इससे पॉल्यूशन में बढ़ोतरी होगा। और इन्हीं कारणों की वजह से जहां पे भारत के द्वारा न्यूक्लियर पावर सेक्टर में अपने फुटप्रिंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो वहीं पे दोस्तों परमाणु ऊर्जा के सेक्टर में अब तक अगर भारत को किसी एक देश की तरफ से सबसे अधिक मदद किया गया है तो वो है रशिया। अब दोस्तों रिमोट एरिया में क्लीन एनर्जी सप्लाई के लिए भारत की तरफ से लंबे समय से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों का तलाश किया जा रहा है। इवन खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत खुद के बलबूते पे भी ऐसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों का डेवलपमेंट कर रहा है जो कि आसानी से रिमोट एरिया में स्टैब्लिश किया जा सके और इसे प्लांट में बना के ही रिमोट एरिया तक ले जाया जा सके और इसका कैपेसिटी इतना हो कि इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज भी ना हो और उस क्षेत्र को संपूर्ण रूप से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा सके। और इसी चाहत को देखते हुए रशिया के द्वारा भारत के सामने अपने RITM 200 सीरीज के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों का ऑफर रखा गया है जो कि क्लीन एनर्जी के साथ साथ एक पोर्टेबल एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। बेसिकली दोस्तों RITM 200 सीरीज के ये जो रिएक्टर है ये असल में प्रेशराइज वाटर रिएक्टर बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है जो करीब करीब 350 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। यह साइज में काफी कॉम्पैक्ट है और मॉड्यूलर डिजाइन होने के कारण इसे जल्द से जल्द कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इवन लार्ज स्केल के परमाणु ऊर्जा वाले प्लांटों के मुकाबले में काफी जल्दी इसे तैयार किया जा सकता है और प्लांट में ही इसके पार्ट्स को निर्माण करके जहां पे ये परमाणु ऊर्जा का आवश्यकता है वहां पे प्लांट को लगाया जा सकेगा। वहीं पे दोस्तों किसी भी बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के मुकाबले में ये जहां पे आसान है तो वहीं पे ये काफी कम समय में भी बन सकेगा। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो रशिया इस तरीके के प्लांटों के मामले में काफी अधिक एक्सपीरियंस भी रखता है और इन्हीं कारणों के वजह से रशिया के ये जो ऑफर है इससे काफी आकर्षणीय ऑफर के रूप में भी देखा जा रहा है। अब दोस्तों देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के अंदर भारत के जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कई गुना बढ़ा है और भारत को खाली अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को ही बढ़ाना नहीं है बल्कि क्लीन एनर्जी चाहिए। पर अगर भारत के टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो इसमें करीब करीब 3% ही फिलहाल परमाणु ऊर्जा है और बाकी के जितने भी सोर्सेस है उनमें ज्यादातर थर्मल पावर है और कुछ सोर्सेस हाइड्रो पावर भी है। पर दोस्तों परमाणु ऊर्जा ही एक ऐसा जरिया है जो कि ये थर्मल पावर को रिप्लेस कर सकेगा और भारत की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। हालांकि इसके लिए इंडिजीनियस तरीके से भी प्रयासों को चलाया जा रहा है और कई तरीके के अलग अलग पावर प्लांटों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अगर परमाणु ऊर्जा में किसी एक देश की तरफ से भारत को सबसे अधिक मदद किया गया है तो वो है रशिया। रशिया की मदद से भारत में कई सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र को निर्माण किया जा चुका है और इसके अलावा फ्रांस की तरफ से भी भारत को फिलहाल ऐसे सेक्टर में मदद किया जा रहा है। पर छोटे छोटे गांव कस्बे इवन रिमोट एरिया में परमाणु ऊर्जा पहुंचाने के लिए बड़े प्लांटों के ऊपर निर्भर नहीं किया जा सकता और इसके लिए छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर कहे तो मॉड्यूलर रिएक्टरों का आवश्यकता है। और दोस्तों इस तरीके के प्रोजेक्ट में इंडिजीनियस तरीके से भी काम किया जा रहा है और आने वाले समय में शायद रशिया का भी मदद लिया जाए और ऐसे में RITM 200 एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से और भी कई तरीके के अलग अलग ऑल्टरनेटिव परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है जिनमें थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर भी शामिल है। और आप लोगों को बता दूं कि यूरेनियम के मुकाबले में थोरियम रिएक्टरों को ज्यादा स्टेबल और ज्यादा सेफ माना जाता है और थोरियम का भी सबसे अधिक भंडार जो है वो भारत में ही है, जिन कारणों की वजह से थोरियम को भारत के आने वाले समय के ऊर्जा पूर्ति का सबसे बड़ा सोर्स के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि रशिया की तरफ से ये जो छोटे मॉड्यूलर पावर रिएक्टरों को लेके भारत के सामने प्रस्ताव रखा गया है, क्या भारत रशिया के इस प्रस्ताव के तहत आगे बढ़ता है और अगर ऐसे प्रस्ताव को भारत के द्वारा स्वीकार किया जाता है तो इससे भारत को कैसे फायदा हो सकता है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।